Hello guys, this is Rakesh Dubey. Welcome you in my RD Chemistry channel. In this channel, we'll cover the syllabus of class 12. We'll also take into account CBSE, state boards and the syllabus of various competitive exams. Guys, without wasting our time, let us switch ourselves toward the syllabus of class 12. Guys, at present there are 16 units in the class 12. We'll take all these units one by one. In order to have the complete knowledge of these 16 units, stay tuned with me in my RD Chemistry channel. I will be right back now. Okay, welcome back. Let us start our first chapter, class 12, the solid state. Maximum marks of this chapter 4. फर्स्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का जो लेने वाले हैं वो है व्हाट आर सॉलिड्स एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले कि हम सॉलिड्स की जो डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप लोगों को ये पहले ये तीन बेसिक टर्म्स हैं इनका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कौन सी तीन बेसिक टर्म्स? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हर सॉलिड के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एटॉमिक सॉलिड है तो उसमें एटम्स होंगे, और अगर कोई आयनिक सॉलिड है तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आयन्स होंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर हम बात कर लें गोल्ड शीट की, तो गोल्ड की शीट गोल्ड के एटम्स की बनी है, तो एटम्स वहां पे हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हम किसी आयोनिक सॉलिड की बात करें जैसे NaCl की, तो वो बनता है आयोन्स का, तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए आयोन्स, और सॉलिड का नाम बन जाएगा आयोनिक सॉलिड। एंड द थर्ड इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मींस जैसे सपोज इफ वी टेक शुगर, तो शुगर में शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखिए हर सॉलिड के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सेकंड जो टर्म जहां पे हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब इन कांस्टेंट पार्टिकल के अंदर किस तरीके की अट्रैक्शन है, कितनी अट्रैक्शन है, उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि सबस्टेंस में सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस बनने। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्वाइट स्ट्रॉन्गर है, काफी अच्छी है, तो एटम्स पास पास होंगे, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल पास पास होंगे, तो सबस्टेंसेस में भी रिगार्ड एज सॉलिड। अब मे भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास थर्ड कंडीशन भी है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सराउंडिंग से सबस्टेंस के जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मूव करेंगे एंड सो ऑन। तो इन तीनों टर्म्स को अभी हम क्लब करेंगे और सीखेंगे कि व्हाट आर सॉलिड्स। क्या करना है देखिए, अगर यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब कांस्टेंट पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल पास पास होंगे। थर्मल एनर्जी मतलब हीट जो कांस्टेंट पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की वो कम है। एटम्स जब कांस्टेंट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, पास पास अट्रैक्टेड रहेंगे, तो सबस्टेंस विल बी टेकन एज अ सॉलिड। अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब अगर थर्मल, इफ वी टेक थर्मल एनर्जी इज मोर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो फिर कांस्टेंट पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे। अगर दूर दूर है तो इसका मतलब सबस्टेंस मे बी रिगार्डेड एज लिक्विड और गैस, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमारे पास एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कंप्लीटली हमने स्टडी की थी लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, और 12th क्लास में हमने रखा क्या है, सॉलिड स्टेट।
तो सॉलिड सब्सटेंस किसको कहेंगे? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी, और उसी को हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड की कुछ रहती है प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज है, छोटी क्लास में आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज। तो जिसमें हमने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टडी की है वो है क्या? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। So this is the first characteristic of the solid. Second is, in solids there exists stronger intermolecular forces of attraction. They are quite strong. Third characteristic है rigidity and incompressibility. Rigidity and incompressibility. क्या है? देखो सॉलिड के अंदर हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो काफी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, उनके अंदर स्पेस तो है नहीं लाइक लिक्विड्स या गैस। इसलिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस आर जनरली दे आर इनकम्प्रेसिबल, यू कांट कंप्रेस देम like liquids or gases. The fourth property of the solids, that the solids do not possess in solids the constant particles do not possess translatory motion. However, the constant particle they can oscillate about their mean position, but translatory motion उनका possible नहीं है। तो देखिए जी आपको मैंने बता दिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, और जी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगला हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन बिफोर वी मूव टुवर्ड क्लासिफिकेशन लेट्स हैव एग्जांपल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट आई विल टेक टू एग्जांपल्स, वन आई विल टेक हियर सोडियम क्लोराइड like NaCl. सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला इज NaCl। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 801 डिग्री सेल्सियस। On the other hand, about 801 degree. On the other hand, if we take the example of glass, और इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो है 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक। क्या 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 दिखने को लग रहा है कि यहाँ पे जो सॉलिड है NaCl जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट मेल्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाइड रेंज मींस 1400 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लास का जो मेल्ट होने का जो सिस्टम है बना रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास और भी बड़ी सारी ऐसी एग्जांपल है जिन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें बेंजोइक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है 122.3 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। अगर दूसरी साइड चले तो रबर है, फिर हमारे पास पॉलीमर है, पिच है, फ्यूज सिलिका है। तो इन सभी सब्सटेंसेस के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, दे मेल्ट्स ओवर a wide range of temperature. What is the difference? What is the reason? ऐसा क्या कारण है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है और इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है? Accordingly, we can divide the solids into two types. ऐसे सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, और दूसरी साइड ऐसे सॉलिड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, उनके मेल्ट होने की एक वाइड रेंज है। In general, solids are classified into two types. So there are two types of solids.
क्लासिफिकेशन में we'll discuss there are two types of solids. कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो मेल्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, और भी बड़े सारे डिफरेंसेस हैं। दो तरह के सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड्स, एंड सेकंड है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स बड़े सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे मैंने एक अभी बता दिया कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, वाइड रेंज पे मेल्ट करते हैं, और बड़े सारे इनके डिफरेंस आपको। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ऐसे तो बड़े सारे पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, लेकिन पहला पॉइंट हम जो डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं वो है फैशन। फैशन कौन सा फैशन देखते हैं अभी, चलिए। क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो फैशन है वो रेगुलर है। रेगुलर फैशन कैसा होता है, अगर हम उसकी थोड़ी एग्जांपल देखें तो आपके सामने जहां पे लिखी हुई है देखिए, Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। हर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से अटैच है और हर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से अटैच है। रेगुलर फैशन मतलब छोटी सी रेंज पे भी अगर छोटी सी जगह पे देखेंगे तो आपको हर NaCl से अटैच मिलेगा, हर Cl Na से अटैच मिलेगा। और अगर लॉन्ग रेंज पे देखेंगे, आगे चलेंगे, शीट को थोड़ा और एक्सटेंड कर ले मान लो, तो इसके बाद हमारे पास फर्दर Cl के साथ फर्दर Na। तो ऐसे सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड की डेफिनेशन बन सकती है क्या, कि these are defined as those solids in which the constituent particles have regular fashion, they are arranged in regular fashion। और रेगुलर फैशन आपको लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज भी मिलेगा। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है, तो लाइक ग्रेफाइट की तरह रहती है, लेयर स्ट्रक्चर रहता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट भी एक हमारा एटॉमिक सॉलिड रहता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट सॉलिड, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जहाँ पे दिस इज साइक्लिक रिंग, हेक्सागन शेप है, आगे भी सेम, नेक्स्ट भी सेम, नेक्स्ट भी सेम, सेम हर जगह पे एक ही जैसा है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल को एक अच्छे तरीके से रेगुलर फैशन से रखा होता है और वो फैशन हर जगह पे एक ही जैसा रहता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर ले तो जितने भी हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, ऑल दी सॉलिड्स, जैसे हमारे पास ऑल दी एटम्स और जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सारे हमारे पास आएंगे क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर। दूसरी साइड अगर हम चलते हैं तो है क्या फैशन, इनका भी देख लेते हैं क्या फैशन इनका। These are defined as those solids in which the constant particle do not possess a regular fashion। रेगुलर फैशन नहीं रहता है इनका। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास की, तो जो ग्लास है हम लेटर पढ़ेंगे कि उसमें रेगुलर फैशन कैसे नहीं है, वो बताएंगे हम पूरा आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखें ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल को रेगुलरली एक अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया होता, उनको बोलते हैं कौन से, हमारे पास सॉलिड। रेगुलर फैशन नहीं, हाँ छोटी सी जगह पे इनकी एक अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग रेंज पे देखेंगे तो वो अरेंजमेंट आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, वैसी की वैसी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हमारे पास यहाँ पे 6 मेंबर रिंग आ गई, फिर 6 मेंबर रिंग आ गई, फिर 6 बीच में 5 मेंबर, फिर 6, फिर 3 मेंबर, फिर 4 मेंबर, मतलब एक रेगुलर फैशन नहीं है। इस तरीके के सॉलिड की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं अमारफस सॉलिड। तो इसमें अगर एग्जांपल ले लें तो ग्लास, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमारफस सॉलिड। कारण क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक रेगुलर फैशन में नहीं रखा गया। सेकंड हम जहां पे ले सकते हैं प्लास्टिक। नेक्स्ट विल टेक फ्यूज्ड सिलिका। Next we can take, there are so many examples, polymers of high molecular masses। So this is the first point जो आपने दोनों में डिस्टिंग्विश यहाँ पे रखा। ये पहला पॉइंट था फैशन,
क्या फैशन है इनका? रेगुलर फैशन। कांस्टेंट पार्टिकल का रेगुलर फैशन है। और इधर क्या पढ़ा? तो सेकंड पॉइंट जो है डिफरेंस का वो है जियोमेट्री, जिसे आप शेप भी बोल सकते हैं, जियोमेट्री। जैसे आपको पता चला कि हमारे पास क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर जो एटम्स है उनको एक रेगुलरली तरीके, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ज्योमेट्री भी दी सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर हर जगह पे एक ही जैसी होगी। जैसे मैंने अभी बताया था हेक्सागन 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 हेक्सागन, मतलब रेगुलर शेप है, रेगुलर ज्योमेट्री है। और अगर इस साइड चले सेकंड पॉइंट, तो दी सॉलिड्स do not have regular shape, that is they have irregular geometry, irregular geometry। थर्ड पॉइंट जो है दोनों सॉलिड के अंदर हम लेने वाले हैं डिफरेंस का, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। इन दी सॉलिड्स द मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, मतलब ऐसे सॉलिड्स रहते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी क्या, NaCl की। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो शार्प था 801 डिग्री सेल्सियस। शार्प वैल्यू, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू शार्प, इस पे NaCl मेल्ट कर जाएगा। अगर हम NaCl को मेल्ट करने की कोशिश करें तो 800 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड है, लेकिन 801 पे वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। क्रिस्टलिन सॉलिड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है। और अगर इस साइड चले तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, these solids melt over a wide range of temperature, wide range of temperature। कहने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इनकी मेल्ट करने की एक रेंज है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ग्लास की, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी रबर की, प्लास्टिक की, फ्यूज सिलिका की, पिच की, और बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं पॉलीमर्स की। तो ये सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, इनको मेल्ट करने की इनकी रेंज रहती है। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ सॉलिड्स। सी हियर, अगर हम यहाँ पे आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स हैं, आपको दो तरह के सॉलिड्स दिए हैं और आपने पता करना है कि विच वन इज क्रिस्टलीन एंड विच वन इज अमॉर्फस, तो यू कैन सिंपली डिटेक्ट, पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट फ्रैक्शन ज्योमेट्री आप देख नहीं पाओगे। जैसे मैंने अगर NaCl दिया तो उसमें कहाँ दिख रहा है आपको NaCl, वो तो एक हमारे पास टेक्निक से हम उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, साइंटिफिक तरीके से स्ट्रक्चर निकालते हैं, लेकिन अब घर में बैठ के भी देख सकते हैं कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलिन है और कौन सा सॉलिड हमारे पास है। कैसे? मेल्टिंग पॉइंट को निकाल के। आपने सॉलिड लिया, अगर वो मेल्ट किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो क्रिस्टलिन, और अगर वो उसकी मेल्ट करने की लंबी रेंज है, वो मेल्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सॉलिड है फिर लिक्विड है, मतलब एक मिक्सचर सा है, और उसको हम कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। तो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप सॉलिड इज हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन को सीखने के लिए कि व्हाट डू मीन बाय हीट ऑफ फ्यूजन, इसके लिए पहले आपको क्या करना है कि 1 मोल NaCl लेना है, पहले 1 मोल NaCl। लेट्स टेक 1 मोल ऑफ NaCl। अब 1 मोल ऑफ NaCl, आप सारे जानते हैं कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड का हमारे पास रहता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास बोले ये सिंपल, आप लोग इसका मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, लेकिन आयोनिक है, आयंस की फॉर्म में रहता है, इसलिए फॉर्मूला मास इसका अच्छा है कि अगर आप फॉर्मूला मास बोले तो वो है, जैसे सोडियम का है 23, Cl का है 35.5, और ऐड किया बन गया 58.5 ग्राम। दिस इज 1 मोल ऑफ NaCl। अगर मैं कहूं कि 1 मोल NaCl लीजिए तो आप कितना लेंगे? 58.5 ग्राम NaCl।
Now, what do you mean heat of fusion? Heat of fusion mean heat required to melt 1 mole of the solid substance. जैसे NaCl का 1 मोल हुआ 58.5 ग्राम. इसको मेल्ट करने के लिए हमें कितने कितने अमाउंट की हीट की जरूरत है, उसे बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन. फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो है 27.9 किलो जूल पर मोल. मतलब अगर आपने 1 मोल NaCl को मेल्ट करना है तो उसके लिए जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म. मतलब मेल्ट करने जा रहे हैं. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? 27.9 व्हिच इज फिक्स्ड. तो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स है. दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन. बट इन केस ऑफ amorphous solid they don't have, their heat of fusion is not fixed, वैल्यू फिक्स नहीं है. कारण क्या है? मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स नहीं है तो मतलब हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं होगी. तो बता दिया आपको. फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं. और फिफ्थ पॉइंट हम इनका जो डिफरेंस का लेंगे वो है नेचर. नेचर मतलब these crystalline solids are also regarded as true solids, whereas amorphous solids are regarded as, they are regarded as, you can say, pseudo solids, and these are regarded as, that is, true solids, that is nature. ट्रू सॉलिड क्यों बोला? क्योंकि सॉलिड की सारी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर अवेलेबल है, इसलिए आप इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं. और अमॉर्फस सॉलिड को हम जनरली स्यूडो सॉलिड बोलते हैं. जैसे ग्लास एक एग्जांपल है स्यूडो सॉलिड की. हम आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों उसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं. फॉल्स सॉलिड, स्यूडो मींस फॉल्स सॉलिड, जिसमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. वो सॉलिड दिखता है लेकिन उसमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं रहती. फिफ्थ पॉइंट है दोनों के डिफरेंस में क्लीवेज. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर हमारे पास काफी अच्छी अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, हर जगह पे वो एक ही जैसा रहता है. तो अगर हम उसको क्लीवेज करें, क्लीवेज किससे करना है? एक साइंटिफिक टूल से करते हैं, और वो साइंटिफिक तरीके से ही किया जाएगा. तो सपोज करिए ये एक नाइफ शेप का बना हुआ है ऐसे. अगर आप इसको जहाँ दिस इज सपोज हमारे पास क्या है कि क्रिस्टलिन सॉलिड की एक शेप पड़ी हुई है मान लीजिए. अगर मैं इसको जहाँ पे स्ट्राइक किया तो इसका पूरा का पूरा फेस नीचे गिर गया ऐसे. और अगर इस फेस को मैं उठाऊं तो पूरा का पूरा इसको कवर करेगा. मतलब दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज. और दूसरी साइड अगर चले अमॉर्फस सॉलिड के अंदर तो इनका जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है. और अगर आप उसको किसी टूल के साथ ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो उसका जो इतना सा पोर्शन जो नीचे गिरा, देखो उसका कोई शेप नहीं है, कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, फिक्स शेप नहीं. और अगर आप इसको जहां से उठा के जहां पे रखेंगे भी ये प्रॉपर्ली फिक्स आप यहाँ पे नहीं होगा. तो क्या डिफरेंस बना कि these solids undergo clean cleavage and these solids undergo irregular cut. तो 6 पॉइंट है डिफरेंस का, वो है एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी. क्रिस्टलिन सॉलिड they are known as, they show anisotropy. Anisotropy means these solids have different values of physical properties in different direction. कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहेगी? लाइक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एंड सो ऑन. मतलब इन सॉलिड के पास दे शो एनाइसोट्रॉपी. मतलब इनकी जो द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दीज सॉलिड्स डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी निकालूं तो वो होगी, सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NaCl लैटिस. तो ये आ गया NaCl 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 सो ऑन. इस डायरेक्शन में अगर मैं कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालूं तो वो होगी मोमेंट ऑफ Na पॉजिटिव आयंस मोमेंट. और इस डायरेक्शन में अगर मैं निकालूं वो होगी दैट इज ड्यू टू Cl नेगेटिव आयंस. तो Na पॉजिटिव की मूवमेंट और Cl नेगेटिव की मूवमेंट का जो स्पीड है, मूवमेंट है, वो अलग अलग होगी. इसका मतलब these solids show different value of physical properties in different
direction. That's why they are known as anisotropic solids. On the other hand, आप जानते हैं कि amorphous solid की जो characteristic है वो इनसे totally different है, तो they show isotropy. Isotropy means they have same value of physical property in all the directions. तो देखिए ये हो गया हमारे पास डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्रिस्टलीन और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर. अभी हम इस डिस्कशन के ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चंस लेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने कितना सीखा. जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉलिड. मतलब ये सॉलिड कौन सा है आपको बताना है कि क्रिस्टलीन है और ये वाला कौन सा क्रिस्टलीन या अमॉर्फस है, आइडेंटिफाई करना है दोनों में से. तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें रेगुलर ज्योमेट्री है, शेप अच्छी है, हेक्सागन 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 परफेक्ट ज्योमेट्री है, रेगुलर अरेंजमेंट है, कांस्टेंट पार्टिकल परफेक्टली अरेंज किए गए हैं, सो इसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड. और अगर हम यहाँ पे चले देखो, पहले 6 मेंबर, फिर 4, फिर 3, इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. फिर भी एक अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन को पकड़ना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके की जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो इरेगुलर है, इसको हम बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड. फिर भी अगर आपने और भी साइंटिफिक तरीके से पता करना है कि कौन सा सॉलिड अमॉर्फस है और कौन सा क्रिस्टलीन है, तो सबसे अच्छा जो टेस्ट रहता है वो है मेल्टिंग पॉइंट का. मेल्ट करिए, अगर वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट कर गया तो वो हुआ क्रिस्टलीन, और अगर उसकी मेल्ट करने की वाइड रेंज हुई तो वो हुआ अमॉर्फस. So this is the question first. Now we'll take question second. तो question second है, classify the following solids as amorphous or crystalline. हमें एक लिस्ट दी हुई है और इनमें से हमने पता करना है कि कौन सा सॉलिड amorphous और कौन सा क्रिस्टलीन है. उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टिप्स का यूज करेंगे. क्या टिप्स है, देखिए ध्यान से. मैंने बताया था शुरू में ही, क्रिस्टलीन सॉलिड हम उनको जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, वो सारे क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं. ऑल द एलिमेंट्स and their compounds are known as crystalline. They are examples of crystalline solids. और एक टिप्स आपने अमॉर्फस का भी ले लेना है. क्या कि अगर किसी के साथ पॉली वर्ड लगा ना, पॉली मतलब पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे सारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं. पॉली वर्ड लगने से वो अमॉर्फस सॉलिड बन जाते हैं. अगर हम यहाँ पे एक ऐसे आंसर कर लें अपना और यहाँ पे लिख लें क्रिस्टलीन और इधर लिख लें अमॉर्फस, तो देखिए अभी यहाँ पे नेफ्थलीन एक कंपाउंड है. नेफ्थलीन एक कंपाउंड है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो इट इज क्रिस्टलीन सॉलिड. तो नेफ्थलीन हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड बन जाता है. बेंजोइक एसिड, ये भी क्रिस्टलीन सॉलिड है. मैंने बताया भी था इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है और इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी रेगुलर है. नेक्स्ट है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन बेसिकली आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 हमारा रहता है क्लास 12 का. इट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन. तो पॉलीमर लगने से मैंने पहले बताया कि अमॉर्फस. सो टेफ्लॉन इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. NaCl इज आयनिक कंपाउंड. मैंने बताया जितने भी एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो रहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड. तो NaCl इज आयनिक कंपाउंड, therefore it is an example of crystalline solid. Next है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीमर. विनाइल क्लोराइड का ये मोनोमर, इसमें विनाइल क्लोराइड है, पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो पॉलीमर लगने से मैंने बताया था कि इट इज अमॉर्फस. तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. कॉपर एक एलिमेंट है, एलिमेंट और कंपाउंड सारे क्रिस्टलीन सॉलिड के अंदर आ जाएंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड. पॉलीयूरेथेन लगने से मैंने पहले बताया, पॉलीवर्ड लगने से बन जाता है क्या, अमॉर्फस सॉलिड. पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज ए कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड. तो पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड है, तो डेफिनेटली ये आपका रहेगा क्रिस्टलीन सॉलिड. रबर बच्चे एक पॉलीमर है, चैप्टर नंबर 15 में पढ़ाएंगे, वहां पे देखेंगे. इट इज ए पॉलीसिस आइसोप्रीन रहता है, तो ये हमारे पास पॉलीमर है, लेकिन जहाँ पे लिखा नहीं है पॉली, वो आपको पॉलीमर चैप्टर में पढ़ने से पता चल जाएगा
कि रबर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर, टेफ्लॉन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर, दोनों ही एडिशन पॉलीमर रहते हैं, आप पढ़ेंगे तो पॉलीमर लगा तो मतलब हमारे पास ये बन जाएगा क्या, amorphous solid rubber. So this is the discussion of the first question, that is what are solids, how can you classify the solids, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे. टिल देन ओके, बाय बाय.